हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परमाणु की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इंग्लिश में बोलेंगे ऐसा हम। तो चलिए जानते हैं परमाणु की संरचना कैसी होती है, क्या होती है, इसके बारे में। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। अध्याय 4, परमाणु की संरचना। परमाणु क्या होता है ये आप जान गए। किसी भी जो कोई भी वस्तु है, कोई भी कण है, उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसको ही हम परमाणु कहेंगे। यानी उसका एक ऐसा रूप, किसी भी वस्तु का एक ऐसा रूप या सबसे छोटा रूप जिसको हम और छोटे भागों में ना तोड़ सकें। हालांकि हम परमाणु को भी छोटे भागों में तोड़ पाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, पर वो हम तब की बात करते हैं, उसको हम इकाई नहीं कहते। परमाणु निर्माण की इकाई नहीं, या परमाणु संरचना की इकाई नहीं कहते। किसी भी वस्तु की जो निर्माण की इकाई होती है वो परमाणु होती है। बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो परमाणु को हम तोड़ तो सकते हैं, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, साबित हो चुका है। 3 पार्ट होते हैं या 3 भाग कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बना होता है हमारा परमाणु यानी एटम। तो यहां पर अगर हम बात करें, देखिए पदार्थ जो होते हैं वो आवेशित भी होते हैं। आपको पता होगा कि पदार्थों पर आवेश भी आ जाता है, ऋण आवेश, धन आवेश, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आवेश कहलाते हैं। और ये आवेश पदार्थों पे आ जाते हैं रगड़ने की वजह से या किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, बाह्य कारक की वजह से, ठीक है, ये आवेश आते हैं। तो आवेश तो आप जानते हैं, धनात्मक आवेश होते हैं, ऋणात्मक आवेश होते हैं। जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी भी परमाणु में बराबर होती है। तो जब बराबर होगी तो वो परमाणु क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, आवेशित नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तो वहां पे क्या होगा, परमाणु और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर थी। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए तो क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो जब प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसका मतलब परमाणु क्या होगा, धनात्मक हो गया। अब अगर यहीं पे एक प्रोटॉन बाहर चला जाए, इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इलेक्ट्रॉन के पास और जुड़ जाए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, यानी ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस तरह से हम पदार्थों का या जो क्या कहते हैं परमाणुओं का आवेश निर्धारित कर पाते हैं कि धनात्मक है या ऋणात्मक है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा ये देख लीजिए कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के संबंध में जो जानकारी इन्होंने दी थी, ये थे गोल्डस्टीन। 1886 में एक खोज की थी इन्होंने, एक प्रयोग किया था कैनाल रे के नाम से। इस प्रयोग को जो नाम दिया गया था वो था कैनाल रे, ठीक है। इस प्रयोग के माध्यम से इन्होंने क्या कहा कि ये जो कण होते हैं परमाणु में, ठीक है, इन्होंने क्या क्या बताया था, देखिए पहले तो यही था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण है। पहले तो सब यही कहते थे। बाद में क्या हुआ कि ये जो परमाणु होते हैं, कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है इसमें, जिसका पता किसने लगाया था, जे टॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन की खोज इसीलिए कहते हैं जे टॉमसन ने की, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के बाद क्या हुआ, जो गोल्डस्टीन थे, प्राप्त होने के पहले ही हो गया था, गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कैनाल रे नाम का एक प्रयोग किया, ठीक। इन्होंने क्या कहा कि ये जो किरण है ये धनावेशित विकिरण थी। ये जो कैनाल रे में जो रेस चल रही थी, किरणें ऐसे चल रही थी, ये क्या धनावेशित विकिरण थी, जिनके द्वारा दूसरे अपरमाणु कण की खोज हुई। अब ये कौन से कण थे, इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश जो कण खोजे गए थे गोल्डस्टीन द्वारा उन पर भी था, लेकिन विपरीत था। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव आवेश था
तो जो इन्होंने खोजा उस पर धनात्मक आवेश था। ठीक है, इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा 2000 गुना अधिक था। ठीक है, अब द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान 2000 गुना अधिक था इलेक्ट्रॉन से। उनको क्या नाम दिया इन्होंने कहा प्रोटॉन है। जो पार्टिकल इन्होंने खोजा परमाणु में उसको इन्होंने कहा प्रोटॉन है। यानी यहां से क्या हुआ कि प्रोटॉन की खोज कहा जाए तो गोल्डस्टीन ने ही की थी। बाकी सारे कंफ्यूजन आप हटा दो। एनसीईआरटी बुक में लिख दिया इसने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जे थॉमसन ने खोजा, प्रोटॉन को खोजा किसने, यहाँ पे गोल्डस्टीन ने खोजा। तो बस आप इतना ही याद रखना। बहुत से बच्चे होते हैं कि जो कंफ्यूजन में इधर उधर और भी वैज्ञानिकों का नाम इसमें डालते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम ई निगेटिव से दर्शाते हैं, यानी ई के ऊपर माइनस से, और प्रोटॉन को पी प्लस लिख के दर्शाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और उसका आवेश धनात्मक 1 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है और आवेश निगेटिव 1। यही कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसका जस्ट उल्टा आवेश, उतनी ही मात्रा का जस्ट उल्टा आवेश प्रोटॉन पे होता है। ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन पे -2 आवेश है तो प्रोटॉन पे +2 आवेश होगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो आवेश कैसे हुआ ये आप जान गए। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा परमाणु की संरचना पे। अब देखिए, परमाणु की संरचना की बात करें तो ये संरचना भी है ना, बहुत वैज्ञानिकों ने इसमें अपना दिमाग लगाया, खपाया, अपने अपने ज्ञान चक्षु खोले और उसके बारे में बताया। ठीक है, तो इनमें से कुछ महान वैज्ञानिक है, कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे और उनके कौन कौन से मॉडल है, कौन कौन से फैक्ट्स उन्होंने बताए थे, वो सारी चीजें यहाँ पे हम जानेंगे। तो आते हैं परमाणु संरचना। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले परमाणु संरचना अगर बात करें तो देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या परमाणु सिद्धांत तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। ठीक, जिसके अनुसार डाल्टन ने बताया क्या था, पहले उन्होंने बताया था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य और अविनाशी था। तो अविनाशी तो ठीक है एक बार के लिए, क्योंकि कोई भी वस्तु बिना परमाणु के निर्मित होगा नहीं, तो एक तरह से अविनाशी मान सकते हैं। बट अविभाज्य तो है वो, परमाणु को अविभाज्य नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है किस में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है एटम को। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं सबसे पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल। सबसे पहले हम जानते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, इन्होंने कहा कि जो परमाणु होते हैं ना, ये एक खरबूज क्या होता है जो रेड कलर का होता है। ठीक है, तरबूज की तरह होता है, जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में, ये तरबूज जो है ये पूरा धनावेशित गोला है। ठीक है, तरबूज के बीच में जो बीज होते हैं, तरबूज काला काला बीज होता है ना तरबूज में, उसी की भांति इलेक्ट्रॉन जो है इसमें धसे होते हैं ऐसे। ठीक है, वो जो काला बीज है तरबूज में, तरबूज पूरा लाल होता है, तो वो पूरा लाल हिस्सा जो है वो क्या है, वो धनावेशित गोला कहा इन्होंने, और उसमें जो बीज होता है उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। ये मॉडल बताया हमारे किसने, थॉमसन जी ने। ठीक, अब देखिए थॉमसन ने प्रस्तावित, देखिए कोई इन्होंने क्या कहते हैं, एक जो होती है थ्योरी प्रूफ करना, इन्होंने प्रूफ नहीं किया, ये प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना एक जो सोच था, विचार था इनका, उन्होंने अपना वो विचार अपना रख दिया। ठीक है, यहां पे इन्होंने कहा परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो होते हैं परिमाण में समान होते हैं, ये तो पहले ही बताया जा चुका। परिमाण इनका समान होता है, जैसे -1 इलेक्ट्रॉन है तो +1 प्रोटॉन होगा। ठीक है, यानी ये परिमाण जो है
समान होगा, यानी 1 1 होंगे, चाहे जो चिन्ह है उसके अलग हो। इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन हो जाते हैं। चलो ये तो ठीक था, लेकिन आगे ये जो इन्होंने गोले वाला सिस्टम बताया, ये इनका हमको पता है कि ऐसा तो होता नहीं प्रोटॉन एटम। तो फिर इसके बाद इन्होंने जो भी इन्होंने तथ्य अपने दिए थे, इस पर कुछ वैज्ञानिकों ने और विचार किया। तो उन्हीं में से एक वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड जी। ठीक है, ये रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन इनकी खास बात क्या थी, इन्होंने अपने मॉडल को प्रयोग के तौर पे प्रस्तुत किया। इन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग में जो तथ्य सामने आए उन तथ्यों के आधार पर इन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अब प्रयोग क्या किया इन्होंने, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि पहले तो एक जो सोने की फॉयल होती है, गोल्ड फॉयल, यानी कह सकते हैं गोल्ड की एक पतली सी झिल्ली बनाई इन्होंने, बहुत पतली सी झिल्ली। ठीक, अब ये जो झिल्ली थी, ये पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, यानी 1000 परमाणु, 1000 परमाणु ऐसे एक सीध में ऐसे रख दिए जाए, ऐसे 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 एक सीध में चौड़ाई में, इतनी मोटी ये पन्नी थी। अब 1000 परमाणु बहुत ही पतली पन्नी होती है, इतनी पतली कि आप बस जैसे ही उसको टच करेंगे वो फट जाएगी, बहुत ही पतली होती है। ठीक है, तो 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी पन्नी इन्होंने एक गोल्ड फॉयल मतलब सोने की पन्नी ली। अब उस पर इन्होंने एक कण से हमला किया। हमला का मतलब कहते हैं ना बम्बार्डिंग मतलब ये एक झिल्ली हो गई, इस झिल्ली पर इन्होंने एक कण था अल्फा कण, इसको बोलते हैं अल्फा कण। अल्फा धनात्मक कण होता है, ठीक है, धनात्मक किरण होती है या कण कह सकते हो, जो भी है। इससे इस पन्नी पे हमला किया, यानी टॉर्च की तरह लाइट जला दी इस पे अल्फा कण से। ठीक है, ठीक, तो ये क्या है, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये जो होता है धनावेशित होते हैं। तो मैंने बताया अल्फा क्या है, धनावेशित कण है। इसका द्रव्यमान जो होता है 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है, यानी ऊर्जा भी बहुत अच्छी खासी होती है इनमें। ठीक है, अब इनका अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इसके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। लेकिन ये तो इनकी आशा थी, इन्होंने सोचा था ऐसा होगा, लेकिन हुआ कुछ और। हुआ क्या हुआ, देखिए क्या। अब 1000 परमाणुओं वाली पन्नी थी, तो जब अल्फा कणों से टॉर्च की तरह रोशनी जलाई गई उस पन्नी पे, तो इन्होंने पाया क्या कि कुछ किरणें ऐसे लड़के वापस आ रही हैं। ठीक, कुछ किरणें सीधी सीधी ऐसे निकल जा रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं। कुछ किरणें हैं जो ऐसे जा तो सीधी रही हैं, लेकिन फिर एक स्थिति के बाद ये ऐसे टेढ़ी हो जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब इन्होंने देखी कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं प्रयोग में, तो इन्होंने कुछ तथ्य दिए। इनको कुछ चीज़ें समझ में आई कि ये चीज़ें परमाणु के अंदर होती हैं, तभी ऐसा हो रहा है। अब वो क्या चीज़ें थीं, वो बिंदु क्या थे, वो हम देख लेते हैं। देखिए वो बिंदु क्या थे। इन्होंने कहा, जब प्रयोग सारा इन्होंने कर लिया, तब इन्होंने क्या कहा परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। देखिए बाहर कहाँ कहाँ गए, देखिए अधिकतर कण या अधिकतर किरणें ये बाहर आ गई, ये यहाँ से चली बाहर आ गई, ऐसे चली बाहर आ गई। ठीक, तो इसी लाइन को इन्होंने कहा कि अब इस लाइन को सीधा आप देखेंगे तो देखेंगे खाली जगह से ही सीधी चली हुई आ रही है। ठीक, इसी लाइन, इस तरह की जितनी भी लाइनें हैं, किरणें हैं, इनके लिए इन्होंने ये बात कही थी कि परमाणु का बहुत सा भाग खाली होता है, जिसके कारण जो अल्फा कण हैं वो सीधे सीधे आर पार हो गए पन्नी के। अब इसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने कहा, देखिए फिर क्या कहा इन्होंने
ये देखिए, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम ऐसे कण थे अल्फा कण जो अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। ठीक, विक्षेपित का मतलब देखिए ये क्या हुआ, ये विक्षेपित हो गया अपने रास्ते से। ठीक, विक्षेपित हो गया ना। यहां भी आप देखेंगे विक्षेपित हो रहा है, यानी विक्षेपित का मतलब अपना रास्ता ही बदल दे रहा है। जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते पे ना चल के थोड़ा सा बदल गया रास्ता उसका, तो विक्षेपित हो गया। तो इसका मतलब कि जो धनावेशित कण था, और धनावेशित कण कब विक्षेपित होगा, जब वो किसी धनावेशित कण से टकराएगा या उसके पास से गुजरेगा, तभी वो विक्षेपित होगा। तो इससे तो एक चीज पता चल गया कि जो न्यूक्लियस है परमाणु का, वहां पे कुछ ना कुछ तो धनावेशित है। ठीक, कोई धनावेशित चीज है वहां पे, ये तो पता चल गया। ठीक, वो अलग बात है कि वो भाग बहुत कम है, उससे मतलब कुछ तो धनावेशित है, भले वो बहुत कम मात्रा में है। ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। ठीक, मतलब आप यहां देखिए, अब ये जो आखिरी लाइन में बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं। आप यहां देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, ये जो है एक मिनट, ये इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये आप ये देख रहे हैं, ये लाइन जा रही है ऐसे। ठीक, किसी कण से परमाणु के न्यूक्लियस से टकराई और ऐसे ही वापस आ गई, आपने देखा है। तो यही कह रहे हैं कि परमाणु में जो द्रव्यमान है वो एक जगह पे इकट्ठा है, धन आवेश के साथ इकट्ठा है। ठीक है, धन आवेश के साथ इकट्ठा है और बहुत ही कम जगह में इकट्ठा हुआ है, यानी बहुत कम जगह में इकट्ठा हुआ है, इसीलिए ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, वापस आ रहा है। ठीक, तो ये कुछ चीजें इन्होंने यहां से जब अपना प्रयोग किया तो ये सारी चीजें ये पाए, यहां से इनको ये समझ में आया कि हाँ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जब ये सारी चीजें इनको समझ में आई कि ये हो रहा है, तो फिर इन्होंने क्या कहा। अब देखिए यहाँ पे एक निष्कर्ष और यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। जो आंकड़े प्राप्त हुए, यह निष्कर्ष निकला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना छोटी है। यानी जो परमाणु का रेडियस होता है, परमाणु का रेडियस क्या है, ये एक परमाणु है, ये परमाणु का रेडियस होता है। ठीक है, यहाँ केंद्र से यहाँ तक की रेखा का परमाणु का रेडियस हुआ, लेकिन ये जो बीच में नाभिक है, ये तो नाभिक है, इसका रेडियस इसके रेडियस से, ठीक, इसका रेडियस परमाणु के रेडियस से 10 की घात 5 गुना छोटा होता है, ये भी पता चल गया। अब देखिए, अब रदरफोर्ड ने जो अपना प्रयोग किया था उसके आधार पर परमाणु का नाभिक मॉडल प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर इन्होंने लक्षण बताए कुछ, वो लक्षण क्या थे, यानी जो प्रयोग किया उसके हिसाब से नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, उसके हिसाब से लक्षण भी बताए क्या थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, ये तो हम समझ गए, जो प्रयोग इन्होंने किया उससे हमें पता चला कि परमाणु का केंद्र जो है वो धनावेशित होता है, तभी अल्फा कण रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अपनी दिशा परिवर्तित कर रहे हैं, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। किसी भी परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो नाभिक में ही होता है। द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जब हम जोड़ देते हैं, उसी को हम किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं, वही नाभिक द्रव्यमान कहलाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। अब वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, ये रदरफोर्ड जी ने कहा। इसके बाद क्या कहा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। तो जाहिर सी बात है, नाभिक परमाणु के अंदर होता है, तो अंदर होगा तो इसका आकार कम होगा। ठीक है, अब यहां पे इनके जो इन्होंने मॉडल बताया था, इसमें कुछ कमियां थी। कमियां ये थी कि जो वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण वाली बात इन्होंने कही, वो संभव हो पाना थोड़ा कठिन था। ठीक है, अब क्यों, देखिए यहां पे
वो कारण भी लिखा है कि आखिर क्यों वो संभव नहीं हो पाता। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है या त्वरित होगा तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलेगा तो चलेगा, चलते चलते क्या होगा, इसकी ऊर्जा कम होगी, और जब ऊर्जा कम होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, इसी नाभिक में आके गिर जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन नाभिक में आके गिर जाएगा, और गिर जाने का मतलब नाभिक से टकरा जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, यानी परमाणु क्या हो जाएगा, परमाणु अस्थिर हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाके टकरा गया, अब नाभिक में जाके टकराएगा तो अस्थिर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब आपस में भिड़ने लगे, न्यूट्रॉन तो चलो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में भिड़ने लगेंगे। ठीक, लेकिन हमको ये पता है कि परमाणु अस्थायी होते हैं, जो एटम्स हैं वो अस्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये हमको पता है। तो इस हिसाब से इनकी ये थ्योरी गलत हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्तुलाकार मार्ग पे चक्कर करते हैं, ये थ्योरी इनकी गलत हो गई। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट और थे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आप देख लीजिए, एक चीज़ इन्होंने और बताई, यहाँ पे देखिए, ये भी देख लेते हैं। कुछ अवधारणाएं इन्होंने दी। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। यानी एक तरह से एक कक्ष में ही इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं चारों ओर। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्ष में या कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। तो इसे कुछ अवधारणाएं आई, और ये अवधारणाएं दी किसने, ये भी जान लीजिए। ये अवधारणाएं दी हमारे बोर मॉडल ने, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे। रदरफोर्ड के मॉडल में ये कमी तो आ गई, वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर वाला। तो इस कमी को दूर किया किसने, बोर्स मॉडल या नील बोर जिसको कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था नील्स बोर। तो इन्होंने इसके बारे में तथ्य रखे और इस मॉडल को नाम दिया गया बोर मॉडल या बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ये चीज़ें बोर ने ही बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और मतलब अलग अलग कक्षाएं होंगी, ऐसा नहीं है एक ही कक्षा में सारे इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर कक्षा में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और वो घूमते रहते हैं एक समान दूरी के हिसाब से, समान स्थिति के हिसाब से, जैसी उनके अंदर ऊर्जा होगी। ठीक है, और इनके अंदर जो ऊर्जा होती है इनका विकिरण नहीं होता। ठीक है, ये बताया किसने, नील्स बोर ने। तो अगर पूछा जाए कि रदरफोर्ड्स मॉडल में कमी क्या थी, तो आप कमी क्या कहेंगे कि रदरफोर्ड ने जो इलेक्ट्रॉन के चक्कर के बारे में जो बात कही थी कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अस्थिर करता है। ठीक, रदरफोर्ड का ये मॉडल इलेक्ट्रॉन को अस्थिर करता है, लेकिन हमको पता है कि परमाणु, इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम को अस्थिर करता है, जबकि हमको पता है कि एटम यानी परमाणु स्थिर होता है या स्थायी होता है। ठीक है, इस कमी को दूर किया नील्स बोर ने, और उन्होंने ये बताया कि ये नाभिक होता है और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे गोलाकार आकार में अलग अलग कक्षाओं में चक्रण करते रहते हैं, जिसको हम KLMN के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम कोष कहते हैं। ठीक है, कोष, हर गोले को हम कोष कहते हैं। K कोष हो गया या K कक्ष हो गया, L कक्ष हो गया, M कक्ष हो गया, N कक्ष हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, चलिए न्यूट्रॉन। अब थोड़ा सा न्यूट्रॉन के बारे में भी जान जाते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो आप जान गए, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो 1932 में एक महान वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक, इन्होंने ही न्यूट्रॉन के बारे में अपने जो तथ्य थे या जो बातें थी उन्होंने बताया, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को इन्होंने खोजा। ठीक है, अब होता क्या है, जो न्यूट्रॉन है ये अनावेशित होता है, यानी इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, ना ऋण होता है ना धन होता है, ये आवेशहीन होता है।
और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है। द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। क्यों? न्यूट्रल से न्यूट्रॉन, न्यूट्रल मतलब जो किसी की तरफ ना हो, ठीक है, तो न्यूट्रल हो गया न्यूट्रॉन, इसीलिए इसका नाम रखा गया। ट्रॉन से प्रोटॉन वाला सिस्टम आ गया, और न्यू से मतलब न्यूट्रॉन से न्यूट्रल वाला सिस्टम आ गया, ठीक। यानी ये न्यूट्रल होता है लेकिन प्रोटॉन की द्रव्यमान वाला होता है। इसको दर्शाते हैं स्मॉल n से, ठीक है। दर्शाते भी कैसे हैं ये भी आप जान गए। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया गया है कुछ एटम्स का। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसकी एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये बीच में तो न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ये। ऐसे ही हीलियम का देखेंगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसकी एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लिथियम के 3 होता है, तो अंदर वाली कक्षा में 2 और उसके बाहर वाली में 1। फिर बी का देख लीजिए, अंदर की 2 बाहर भी 2, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उस हिसाब से इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है। यहां देखिए, अगर n कक्षाओं की संख्या है, या कह सकते हैं ऊर्जा स्तर, n का मतलब होता है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर 1 है, ऊर्जा स्तर 2 है, ऊर्जा स्तर 3 है या 4 है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहां पर अधिकतम संख्या पहले कक्ष में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहला कक्ष पहला कक्ष मतलब के कोष, के कोष में क्या होगा? 2 गुणे 1 की घात 2, जो कि आएगा 2 के बराबर। दूसरे कक्ष में 2 गुणे 2 की घात 2, जो कि 8 के बराबर होगा। तीसरे कक्ष यानी यम में 2 गुणे 3 की घात 2, जो कि 18 होगा। और चौथे कक्ष में 2 गुणे 4 की घात 2, जो कि होगा 32। तो आप जान गए कि हर ऊर्जा स्तर में जब ऊर्जा स्तर n की वैल्यू 1 होगी तो पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे, तो कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक। जब ऊर्जा स्तर यानी k में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ऊर्जा स्तर 2 होगा यानी n बराबर 2 होगा। कोष कौन सा होगा? m होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगर ऊर्जा स्तर हमारा क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे L होगा, L, M नहीं होगा, L। इसके बाद M आएगा, M। इसका ऊर्जा स्तर क्या होगा? N बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी। जब ऊर्जा स्तर 4 होगा यानी जो कक्ष होगा हमारा क्या होगा? चौथा कक्ष क्या होता है? KLMN, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू 4 होगी और जो हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 32 होगी, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी रैंडमली वाइवा में पूछ लिया जाता है कि m कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 18, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन का वितरण बता दिया मैंने कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। तो जो सबसे बाहर वाला कोष मतलब जो सबसे बाहरी गोला होगा उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है। किसी परमाणु में दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाला भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। यानी जब ये गोला भर जाएगा तभी इसके बाहर वाले गोले में इलेक्ट्रॉन आना शुरू होंगे, ठीक है। उससे पहले जब तक अंदर वाला नहीं भरेगा तब तक उसके बाहर वाले गोले में नहीं आएंगे, ठीक। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन की, किस तरह से इलेक्ट्रॉन किसी एटम में आते हैं, घुसते हैं, ये आप समझ गए। अब आते हैं संयोजकता, ठीक है। संयोजकता क्या होती है? देखिए संयोजकता का मतलब बस इतना जान लीजिए, जैसे एक इंसान है, ठीक। एक इंसान दूसरे कितने इंसानों के साथ हाथ मिला सकता है, वही संयोजकता है, ठीक। क्या है? एक इंसान
दूसरे कितने लोगों से हाथ मिला सकता है, हाथ मिलाने का मतलब हाथ पकड़ सकता है, मिला नहीं, हाथ पकड़ सकता है, वही उस इंसान की संयोजकता है। तो अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें, नॉर्मल आदमी की बात करें, तो उसके पास 2 हाथ होते हैं, तो वो 2 लोगों का हाथ पकड़ सकता है, यानी 2 हाथ पकड़ सकता है, तो उसकी संयोजकता 2 हो गई। इसी तरह से परमाणुओं की संयोजकता होती है। इनकी संयोजकता कैसे करते हैं, देखिए, कोई भी परमाणु अपने अष्टकोश को, यानी जो बाहरी कक्ष होती है, बाहरी कक्षा होती है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, यही तो आपको अभी मैंने बताया, ठीक। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है उसको उसकी संयोजकता कहेंगे। या कोई परमाणु जो अपने कितनी संख्या के परमाणु को दूसरे को दे सकता है जिससे कि दूसरे वाले के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, वो पहले वाले परमाणु की संयोजकता है। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर हम बात करें तो आपको पता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये परमाणु के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनका जो आउटर कोश होता है, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो जब इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरा ही नहीं कर सकता है, इसके पास है तो 1 ही, तो इसको पूरा करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इसकी औकात ही 1 ही की है। तो ये क्या करेगा, तो इसकी संयोजकता अगर पूछी जाए कि हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होगी, तो हम क्या कहेंगे, इसकी 1 है। लेकिन ये 1 संयोजकता क्यों है, क्योंकि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले नहीं सकता, लेकिन किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन किसी जरूरतमंद वाले एटम को दे दे तो उस एटम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो सकते हैं, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तो जो दूसरा आइटम है ये इसका हाथ पकड़ लेगा और इसको अपने साथ चिपका लेगा, जैसे HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने सुना होगा HCl। तो Cl ने हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया और हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया। ऐसे होती है संयोजकता। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, ठीक है, त्याग मतलब निकाल सकता है, किसी और को दे सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 कही जाएगी। सेम यही चीज सोडियम के लिए भी है, सोडियम का 11 होता है, आखिरी कोष में इसकी भी 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता भाई, 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई, आपसे कोई 100 रुपये मांगे तो आपको देने में हिचकिचाहट होगी, लेकिन अगर सामने वाले के पास 1 रुपया है तो वो आपको 1 रुपया दे देगा, 101 आपका हो जाएगा, आपको हिचकिचाहट, उस सामने वाले को भी उतना टेंशन नहीं होगा कि 1 रुपया ले लिया। लेकिन आपको अगर 100 रुपये देने हो उसका 101 बनाने में, तो आप थोड़ा सोचेंगे कि 100 रुपये दे रहे हैं। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं ना, वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देते, वो सामने वाले से जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, इसीलिए इसकी संयोजकता भी 1 है। तो एक चीज़ बस इतना आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग मत खर्च करिए, सिर्फ इतना याद रखिए, जिसके आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 इस 4 5 इस तरह के, या मैक्सिमम मान लीजिए 1 2 3 इस तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है। जिसके आउटर कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7, ठीक है, 5 6 7 या 5 6 7 इस तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या करेगा, ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, इतना याद रखिए आप, बाकी सब छोड़ दीजिए, व्यर्थ की तृष्णा है, ठीक है। यानी जो कम से कम दे सकता हो और जो कम से कम ले सकता हो, वही उस आइटम की संयोजकता है। जैसे दूसरे उदाहरण में अगर हम बात करें, संयोजकता एक अन्य प्रकार से भी प्राप्त होती है, जैसे फ्लोरीन का जो आखिरी कोष होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो बाहरी कोष है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो इसका जो बाहरी कोष है वो पूरा हो जाएगा, ठीक। यानी
इसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता क्या होगी, एक होगी, ठीक है, क्योंकि कमी कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिससे इसकी संयोजकता मतलब इसका बाहरी कोष पूरा हो जाएगा। तो इस हिसाब से फ्लोरीन का जो संयोजकता है वो एक होगा, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं संयोजकता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बहुत आसानी से आप ये निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एटम्स का जो दिया है संयोजकता दिया गया है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का पहले ही मैंने बताया एक होता है, हीलियम का 0 होता है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2, क्योंकि जो पहला कोष, अब देखिए ऐसा नहीं कि हर कोष में 8 ही, अब इसका पहला कोष 2 पूरा है, उसके बाद वाला कोष है ही नहीं, तब जब है ही नहीं तो उसमें डालोगे क्या। इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, 2, 8, 10 इस तरह से भरते हैं ना, ठीक, इस तरह से भरते हैं। तो जब कोष पूरा हो गया है तब तो कोई बात ही नहीं है। चलिए 2, 8, 18 क्या होता है, 2, 8, 18, 32 इस तरह से भरते हैं कोष, ठीक। तो चलिए देख यहाँ पे लिथियम का देखेंगे तो एक होता है, क्योंकि इसके आखिर लास्ट कोष में एक ही होता है, ठीक। जबकि अगर 8 पूरा हो जाता तो इसका भी 0 हो जाता। अब 8 वाले आप देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए नियान का 2, 8 आखिरी कोष में 8 है, तो इसका संयोजकता 0 होगा, ठीक। ऐसे ही आप देखेंगे फास्फोरस का 15 होता है, तो 2, 8 और 5, ठीक, 2, 8 और 5। अब देखिए ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने कम है, 5, 3, 8, ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं इसको, तो इसी के लिए इसकी संयोजकता। अब देखिए 5 थोड़ा सा ऐसा नंबर है जो 5 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, और 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो भी इसकी आउटर ऑर्बिट पूरा हो जाएगा। अब ये किसी को 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भी इसका काम हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आउटर ऑर्बिट पूरा हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो भी आउटर ऑर्बिट पूरा हो जाएगा। इसीलिए संयोजकता यहाँ पे 3 और 5 दोनों आपको यहाँ लिखी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो किसी जो तत्व हैं, कोई एटम है, वहाँ पे जो संयोजकता है वो 2 हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक ही होगी, हमेशा किसी एटम की 2 संयोजकता हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम 8 में से घटा देते हैं उतने इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो 5 घटा देंगे बराबर 3, उस तत्व की उस परमाणु की जो संयोजकता होगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका है निकालने का संयोजकता। इसके बाद आते हैं परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान। देखिए परमाणु संख्या क्या होता है, सीधा सिंपल सा, कुछ ज़्यादा सुनने और समझने की बात नहीं है। परमाणु संख्या, जैसे किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखिए, किसी भी एटम में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, ठीक। तो प्रोटॉन, जितने संख्या में प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु संख्या हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन का क्या है, 6 होता है, यानी इसके अंदर 6 प्रोटॉन मौजूद हैं, ठीक है, 6 प्रोटॉन मौजूद हैं। अब P+ मैंने लिखा है, प्रोटॉन को P+ से ही दर्शित करते हैं, ठीक। अब आता है द्रव्यमान संख्या। अब यहां देखिए एक चीज और, जेड प्रोटॉन जो होते हैं, जो परमाणु संख्या होती है इसको हम जेड से दर्शित करते हैं, ये चिन्ह आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जेड से दर्शित करते हैं। अब आते हैं इसमें हम द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान, ठीक, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या। तो इतना आपको याद होना चाहिए कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो हमको उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इतना ही था और कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है। जैसे कि कार्बन का अगर बात करें
तो कार्बन का द्रव्यमान 12U होता है, जिसमें 12U कैसे हुआ, 6 प्रोटॉन होता है। 6 प्रोटॉन होने का मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं इसमें, तो 6 + 6 = 12। यही हो गया इसका द्रव्यमान संख्या कार्बन का। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बात करें एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27 होता है, जबकि एटॉमिक नंबर 13, यानी प्रोटॉन की संख्या 13 हो गई। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किसी भी एटम में हमेशा बराबर होगी। न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है ऐसा, तो ये आप याद रखिएगा। ऐसा मत कहीं कहिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ प्रोटॉन 13 है, न्यूट्रॉन 14 है, तो द्रव्यमान 27 हो गया एल्युमिनियम का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। लिखने का तरीका क्या है, देखिए, परमाणु संख्या नीचे लिखते हैं, तत्व का प्रतीक बीच में लिखते हैं, उसके ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। जैसे 7 नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 होता है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समस्थानिक क्या होते हैं। देखिए, समस्थानिक क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु कहेंगे, ऐसे परमाणु या ऐसे तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ये होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं, H1, H11, ड्यूट्रियम को H1H2 कहते हैं, जिसको D से दर्शित करते हैं, और ट्राइटियम 1H3 लिखते हैं, जिसको T से दर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों देखिए, इनका एटॉमिक नंबर तो एक ही है, इसका भी एक है, इसका भी एक है और इसका भी एक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या आप देख रहे हैं कि सबका अलग है। तो ऐसे तत्वों के परमाणुओं को हम, यानी तत्व तो एक ही है, हाइड्रोजन ही है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसलिए इसको समस्थानिक कहते हैं। दूसरे तत्व में बात करें अगर हम, तो कार्बन यहाँ पे देखिए कार्बन 12 और कार्बन 14, यहाँ पे देखिए 14 है और यहाँ पे 12 है। ठीक, यानी अलग अलग जो है कार्बन के ही समस्थानिक है। क्लोरीन का भी ऐसे है, कार्बन 35 और कार्बन 37, सॉरी कार्बन नहीं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, इस तरह से समस्थानिक हम जान पाते हैं कि ये समस्थानिक है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे आते हैं, तो समस्थानिक हो गया। समस्थानिक के बाद सीधा संभारिक देखिए, संभारिक क्या होता है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ जो आपको दिया गया है समस्थानिक के अनुप्रयोग, जो समस्थानिक तत्व परमाणु होते हैं उनका प्रयोग कहाँ है, तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग हम परमाणु भट्ठी यानी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का समस्थानिक उपयोग किया जाता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन का समस्थानिक उपयोग में लाया जाता है। तो ये सब उपयोगिता है समस्थानिकों का। संभारिक भी देख लेते हैं। संभारिक क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है समस्थानिक का, यानी यहाँ पर जो परमाणु संख्या है वो भिन्न होगी लेकिन द्रव्यमान बराबर होगा। जैसे कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है वो 20 है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 है। ठीक है, यहाँ पे परमाणु संख्या भिन्न हो गई, लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें तो इन दोनों तत्वों का जो द्रव्यमान है वो 40 होता है। ठीक है, यानी अगर इसको हम लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे। अगर हम इसको लिखने पे आए तो कैल्शियम के लिए लिखेंगे Ca, और इसका जो हमारा है परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या होता है 20 और ये 40। ऐसे ही आप अगर आर्गन की बात करें Ar की, तो Ar में अगर बात करेंगे तो इसका परमाणु संख्या होता है 18, लेकिन परमाणु द्रव्यमान
जो है वो 40। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संभारिक उन परमाणुओं को कहते हैं जिनका द्रव्यमान बराबर हो किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं संभारिक। संभारिक भारिक से मतलब भार, जिनका भार बराबर हो। तो द्रव्यमान मतलब एक तरह से भार ही होता है, तो भार यहाँ पे आप देख रहे हैं द्रव्यमान दोनों का बराबर है, तो ऐसी ही चीज़ों को, ऐसे परमाणु को हम संभारिक कहते हैं। तो यहाँ पे इस पाठ में जो जो हमको पढ़ना था मुख्य बिंदु वो सारे हमने पढ़ लिए। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं मुख्य बिंदुओं को। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं, जो कि गलत था। ठीक है, इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन द्वारा या प्रयोग से परमाणु केंद्रक की खोज की। न्यूक्लियस खोजा इन्होंने, बताया कि धनावेश न्यूक्लियस है, ये सारी चीज़ें भी बताई। सारा द्रव्यमान एक ही जगह इकट्ठा होता है, परमाणु का बहुत सा हिस्सा खाली होता है, ये सारी चीज़ें बताई किसने? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर घूमता है। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल में व्याख्या नहीं की गई थी, स्थिरता नहीं सिद्ध कर पाए थे वो। और स्थिरता किसने सिद्ध की? नील्स बोर ने सिद्ध की, या बोर मॉडल ने। नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्ष में वितरित होते हैं और घूमते हैं। अगर परमाणु का सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। जैसे नियान, हीलियम, ये सब गैसेस क्या हैं? अक्रिय गैस कहते हैं इनको, जो क्रियाशील नहीं होती। क्यों? कि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है या कक्षाएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह भरी होती हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए आउटर मोस्ट सबसे बाहरी कक्ष में, वो पूरे इलेक्ट्रॉन उसमें भरे होते हैं, इसीलिए अक्रिय होती हैं या क्रियाशील नहीं होती। इसके बाद बात करें तो जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति खोजी। इस प्रकार परमाणु के 3 अवपरमाणु कण हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है यानी चार्जलेस होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो बराबर होता है। परमाणु के कक्षाओं को KLMN नाम दिया जाता है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति होती है, यानी वो कितने परमाणुओं से जुड़ सकता है, वही संयोजकता होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कोई तत्व है उसका जो परमाणु होगा उसके केंद्रक में विद्यमान जितने भी प्रोटॉन होंगे वही उसकी प्रोटॉन परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या और प्रोटॉन संख्या बराबर होती है। परमाणु का द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर। अब न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, क्या होगी? द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी, ठीक है, परमाणु संख्या समान होगी। संभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है, यानी समस्थानिक और संभारिक जस्ट उल्टा होते हैं। तत्वों को उनके प्रोटॉन संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। कोई भी तत्व है तो उसको प्रोटॉन संख्या के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। तो ये पाठ उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभ्यास प्रश्न आप सारे हल कर पाएंगे। काफ़ी आसानी से मैंने चीज़ों को समझाया है। फिर भी कहीं दिक्कत है तो एक बार कमेंट में आप अपना सवाल ज़रूर पूछिएगा कि कहाँ दिक्कत है, क्या चीज़ नहीं समझ में आई। मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।